started the recording now. Sir, I started the recording. Please start, sir. Vinod, sir. Before that, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, शुरू कर दीजिए विनोद जी। हेलो, ऐसी होती है हमारे यहाँ, ऐसे हम ऐसे ही करते हैं। कृतिका कैमरा ऑन करो। अच्छी होती है। कृतिका सब नहीं। अच्छा। Okay, done. Sir, please continue. सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। विनोद सर, आवाज नहीं आ रही विनोद सर आपकी। जी सर। आज हम सब लीगल पॉजिटिविज्म के विभिन्न सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों का तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि गत 2 व्याख्यानों में हम लोगों ने देखा है कि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ होते होते प्रमाणवादी चिंतन अस्तित्व में आ चुका था और यह चिंतन पूर्व काल में विकसित अनुभव निरपेक्ष प्राकृतिक विधि की पराकाष्ठा के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। प्रमाणवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें अनुभव से परे परिकल्पनाओं को अस्वीकार कर अपने को विद्यमान तथ्य द्वारा प्रस्तुत अनुभव तक सीमित करता है और भावनाओं दूर रहकर मात्र विद्यमान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित करता है। विधिशास्त्र के क्षेत्र में विधिक प्रमाणवाद लीगल पॉजिटिविज्म विश्लेषणात्मक रूप में प्रकट हुआ।
इसीलिए इसे विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद कहा जाता है। यह एक विद्यमान विधिक प्रणाली से अपना कार्य प्रारंभ करता है और प्रक्रिया इंडक्टिव तरीके से अगनात्मक पद्धति से विधिक व्यवस्थाओं के निश्चित मूल भावनाओं, नोशंस, संकल्पनाओं और विभेदों को निश्चित कर दूसरी विधिक व्यवस्थाओं की मूल भावनाओं, संकल्पनाओं और विभेदों से तुलना कर कुछ सामान्य तत्वों को निश्चित करता है। विधिक प्रमाणवाद का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया है और इसीलिए अस्पष्टता के कारण यह त्याज्य होगा। प्रोफेसर L.A. हार्ट ने विधिक प्रमाणवाद में कम से कम 5 अर्थों में प्रयोग को स्वीकार किया। पहला, प्रमाणवाद का पहला अर्थ है विधियां मानव प्राणियों की समादेश है। Law is a command of human being। दूसरा अर्थ है कि प्रमाणवाद विधि और नैतिकता में कोई आवश्यक संबंध नहीं मानता है। तीसरा, विधिक संकल्पनाओं का विश्लेषण महत्वपूर्ण अध्ययन होने के कारण विधि के आलोचनात्मक मूल्यांकन से अलग किया जाना चाहिए। चौथा, विधि व्यवस्था लीगल सिस्टम इज ए क्लोज्ड लॉजिकल सिस्टम जिसमें पूर्व निर्धारित विधिक नियमों के केवल तार्किक माध्यम से सही निर्णय लिए जाते हैं। और पांचवा अर्थ है नैतिक
नैतिक निर्णय तथ्यों के कथन के समान युक्त परक दलील, साक्ष्य और सबूत के द्वारा साबित नहीं किए जा सकते। इन 5 अर्थों में विधिक प्रमाणवाद प्रयुक्त होता है। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के 4 स्तंभ बेंथम, ऑस्टिन, विल्सन और हार्ट है, और हम लोगों ने ऑस्टिन और विल्सन को समग्र रूप में समझने का प्रयास किया, उनके सिद्धांतों को सिद्धांत के प्रभाव को लेकिन समझा है, लेकिन बिना सभी को समझे विधिक प्रमाणवाद को समझना पूर्ण नहीं होगा। बेंथम समावेश सिद्धांत के संस्थापक हैं और विश्लेषणात्मक विचारधारा के अग्रदूत हैं। उपयोगिता के सिद्धांत से प्रतिबद्ध एक दार्शनिक है और एक समाज सुधारक है, विधि सुधारक है। विधि विज्ञान के इतिहास में बेंथम का महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि वे केवल सुधार की वकालत करने लिए नहीं ज्ञात है, अपितु ऐसे सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए जिनको उन्होंने आधारित किया, जो विधि निर्माताओं के लिए अटल हो, अचूक हो और शाश्वत दिशा निर्देश साबित हो। विधिशास्त्र को विधिक वास्तविकता या सत्यता के सजग निरीक्षण पर आधारित प्रयोगवादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसी वास्तविकताएं केवल मानव क्रियाओं और विचारों से संबंधित हो सकती हैं। बेंथम के अनुसार प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक अधिकार की बात करना अवास्तविकतापूर्ण है, क्योंकि यह अनुभव परक नहीं हो सकता है। आवश्यकता उन
आध्यात्मिक परिकल्पनाओं के प्रभाव की जांच करने की है, जो लोगों के आशय और इच्छाओं पर आधारित विधि का निर्माण कर सके। बुरा होने के कारण कोई विधि है ही नहीं। विधायिका का समावेश तब तक विधि बना रहता है जब तक कि विधायिका उसे निरसित न कर दे। बेंथम के अध्ययन का मुख्य आधार तत्कालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। The limits of jurisprudence defined of law in general a fragment on government and introduction to the principles of morals and legislations. Comment on commentaries. Book of Pharisees नामक ग्रंथ की रचना बेंथम ने की, जिनमें उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं। तत्कालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन सभी लेखन में स्पष्ट प्रदर्शित होती है और विचार को प्रभावित करती है। उनका मुख्य प्रयास विधि जैसी है के रूप में व्याख्या करना था और आदर्श रूप में विधि कैसी होनी चाहिए कि प्रश्न को पूर्णतः अलग और भिन्न प्रश्न के रूप में बाहर छोड़ देना था। इन्होंने इसका विभेद व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक विधिशास्त्र के रूप में किया। बेंथम का विधिशास्त्र दो भागों में विभाजित है, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्याख्याकार का क्षेत्र इस बात का वर्णन करना है कि उसकी समझ में विधि जो है और विधि जो है वह क्या है, और आलोचक का क्षेत्र
यह देखना है कि उसकी समझ में विधि क्या होनी चाहिए। विधिक व्यवस्था या विधि बेंथम के लिए काल्पनिक इकाई है, जो अलग अलग विधियों के योग से बनी है। विधिक व्यवस्था की व्याख्या अलग अलग विधियों के समुच्चय के रूप में करने के बाद बेंथम ने विधि की परिभाषा में अनुशासन से संबद्ध संप्रभ की इच्छा, या संकल्प के रूप में की। बेंथम ने कहा, विधि राज्य में संप्रभ द्वारा कल्पित या अंगीकृत संकेतों का संकलन है और संकल्प शक्ति की घोषणा का द्योतक है, जिसका संबंध निश्चित अवस्था में निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा पालन किए जाने अर्थात आचरण से जो लोग उसकी शक्ति के अधीन है या अधीन माने जाते हैं, बेंथम के लिए विधि सारता बेंथम के लिए विधि सारता अपने नागरिकों के आचरण के संबंध में इच्छा की अभिव्यक्ति है। इसका अनुपालन इससे संभाव्य संबद्ध परिणामों से आशयित है। यह इसके अनुपालन या अवज्ञा से संबंधित है और इसे अनुशास्त्र कहा जाता है। संशय इस प्रकार बेंथम की विधि की परिभाषा मूलतः प्रमाणवादी परिभाषा है, जिसमें अनुशासन समर्थित संप्रभ का समावेश समाहित है। मूलतः बेंथम का सिद्धांत इच्छा शक्ति का सिद्धांत है, जिसमें विधि को संप्रभ की
इच्छा की अभिव्यक्ति माना गया है और इसके ऊपर संप्रभु द्वारा स्वतः स्वीकार निर्बंधन के अतिरिक्त किसी नैतिक परिसीमन की अधीनता नहीं मानी गई। ये विधिक समादेश के 3 तत्व हैं। प्रथम, इच्छा की अभिव्यक्ति। दूसरा, ऐसी अभिव्यक्ति संप्रभु द्वारा की गई है। और तीसरा, जिसके लिए अभिव्यक्त हुई उसके द्वारा अनुपालन संभावित परिणाम से सुनिश्चित है, जिसे अनुशास्त्र कहते हैं। बेंथम ने विधि की परिभाषा को 8 विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया। पहला स्रोत है विषय, उद्देश्य, सीमा, पहलू, बल, उपाय, औपचारिक उपाय और अभिव्यक्ति। बेंथम विधि का स्रोत संप्रभु की इच्छा में मानते हैं और कहते हैं कि यह 2 प्रकार का हो सकता है। प्रथम, यह स्वयं संप्रभु द्वारा कल्पित कर व्यक्तिगत रूप से निर्गत हो सकता है। और द्वितीय, संप्रभु द्वारा अंगीकृत होकर चाहे पूर्व संप्रभु द्वारा जारी हो, चाहे अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी हो, या भविष्य में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा जारी होने वाला हो। विषय के संबंध में बेंथम मानते हैं कि इसमें व्यक्ति और वस्तुएं सम्मिलित हो सकती हैं और वे सक्रिय हो सकती हैं या निष्क्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी गतिविधि के होने के लिए वे माध्यम बन सकते हैं या
या गतिविधि समाप्त होने के माध्यम बन सकते हैं। एक व्यक्ति हड़ताल करने वाला हो सकता है या उससे प्रभावित हो सकता है। ऐसे ही एक वस्तु विनाश का माध्यम बन सकती है या वस्तुतः वस्तु विनष्ट हो सकती है। उद्देश्य के संबंध में बेंथम का दर्शन था कि प्रत्येक कार्य स्थिति अलग अलग विधि का उद्देश्य है। इनमें क्रिया करना और उससे विरत रहना दोनों सम्मिलित है। Act or omission, both are included. सीमा के संबंध में बेंथम मानते थे कि प्रत्यक्ष सीमा का तत्व विधि द्वारा प्रभावित उस भूखंड से है जिस पर क्रिया समाप्त होती है, और प्रत्यक्ष सीमा का तात्पर्य कार्य करने वाले का वस्तु से संबंध है। प्रत्येक विधि के कई भाग होते हैं। वह निर्देशात्मक हो सकती है, अनुशासनिक हो सकती है, उत्तेजक हो सकती है, निर्देशात्मक कार्य स्थिति, संप्रभ की इच्छा का पहलू है, और अनुशासनिक या उत्तेजक विधि के बल से संबंधित है। संप्रभ की इच्छा विधि है यदि उसके पीछे अनुशासकी है। इसके अंतर्गत भौतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक प्रेरणाएं सम्मिलित हैं। ये दंड का भय, फियर ऑफ पनिशमेंट या इंस्पायरेशन ऑफ रिवॉर्ड, पारितोषिक की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। औपचारिक उपांग में अनुशासन गौड़ विधियों द्वारा दी जाती है। वे बुराई समाप्त करने या रोकने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं तथा संप्रभ की इच्छा की अभिव्यक्ति पूर्ण या अपूर्ण हो सकती है। जहां अपूर्ण अभिव्यक्ति होती है वहां निर्वचन की समस्या होती है, और
ऐसी स्थिति में उदार निर्वचन का सहारा लिया जाता है। बेंथम न्यायाधीशों के क्षेत्र को परिसीमित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह प्रभावी प्रयास किया कि विधि केवल अभिव्यक्ति में ही पूर्ण न हो, बल्कि संसार, कनेक्शन और अभिकल्पना, डिजाइन दोनों में पूर्ण हो। व्यक्ति की विधि की व्यक्तिगत प्रवृत्ति, अनुकूलता या समग्रता से उत्पन्न होती है और एकता सभी की एक साथ संयोग से होती है। बेंथम विधि का व्यक्तिकरण यह जानने के लिए आवश्यक हो गया था कि अधिनियम का कौन सा भाग पूरी विधि से न तो कम न ही अधिक माना जाए। बेंथम के अनुसार सामान्य विधि का कार्य यह निश्चित करना है लोगों को क्या करना है। विशिष्ट प्रकृति की विधियों का कार्य यह स्थापित करना होगा कि संप्रभु क्या करेगा। इस तरह स्वयं बंधनकारिता के माध्यम से विधि को समता का प्रारूप मिल सकता है। बेंथम की तरह ऑस्टिन भी यह चाहते थे। अन्य विषयों के बाद विधि का विज्ञान अनुभूतियों और अगनात्मक पद्धति से सिद्धांतों से निर्मित होना चाहिए। अतः उन्होंने हार्ट्स बेंथम से प्रेरणा ली, परंतु हार्ट्स के प्राकृतिक विधि के मिथक को निकाल दिया और बेंथम की उपयोगिता वाली नीति को अलग कर दिया। ऑस्टिन के दर्शन का हम लोग सम्यक अध्ययन कर चुके हैं और यह भी देख चुके हैं हेंस केल्सन द्वारा प्रतिपादित विशुद्ध विधि का सिद्धांत कैसे प्रतिपादित हुआ और वह प्रमाणवाद के किन नियमों और सीमाओं को अनुपालित किया या उनका प्रतिपादन किया।
दोनों पर विशेष प्रकाश की आवश्यकता नहीं। हमें विधिक प्रमाणवाद को पूर्ण रूप से समझने के लिए प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट को समझना अपरिहार्य हो गया है। हम लोगों ने देखा कि बेंथम, शिष्य ऑस्टिन थे। दोनों गुरु शिष्य थे। दोनों में विचारों की बहुत कुछ समानता है, मूलभूत अंतर होने के बावजूद। हेंस केल्सन ऑस्टिन के विचारों को विधि न मानकर बंदूकधारी समूहों की इच्छा मानते। इसी परिणाम स्वरूप उन्होंने विधि को विशुद्ध करने का भागीरथ प्रयास किया और सभी विधि से इतर तत्वों को विधि की परिसीमा से बाहर कर दिया, जिसमें न्याय की महत्वपूर्ण संकल्पना भी सम्मिलित है। केल्सन विधि को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और न्याय को विधि के अनुसार प्राप्त होने वाला एक उपचार बताया। लेकिन बीसवीं शताब्दी की मध्य तक विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा, चाहे वह संभ्रम के समादेश के रूप में हो या मानकीय सोपानात्मक व्यवस्था के रूप में हो, दोनों की प्रासंगिकता प्रश्नगत संदिग्ध थी। ऑस्टिन का समादेश का तर्क अनुशासन का मॉडल बंदूकधारी की स्थिति का द्योतक बन गया और केल्सन का मानकीय वैधानिकता के स्रोत, मूल मानक और प्रभावकारिता, दमनकारी शासन को भी उचित ठहराने का माध्यम बन गया। जर्मन नाजी तानाशाही शासन व्यवस्था संभ्रम के समादेश और मूल मानक द्वारा प्रेरित विधिमान्यता दोनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। ऐसी स्थिति में विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी विचारधारा को पूर्णतः अप्रासंगिक बन जाने से
रोकने के लिए एक ऐसे अध्ययन की आवश्यकता पड़ गई जो बीज से अनावश्यक मनोवैज्ञानिक भय के तत्व को दूर कर सके और शुद्ध बीज की जगह समाज के लिए प्रासंगिक विधि प्रस्तुत कर सके। इस तरह विधि का नियमों की प्रणाली के रूप में तथा सामाजिक परिवेश में अध्ययन अपेक्षित हो गया। यही कारण है कि हार्ट में द कंसेप्ट ऑफ लव के माध्यम से एक विधि की एक सशक्त अवधारणा एवं दर्शन प्रस्तुत किया। द कंसेप्ट ऑफ लव के माध्यम से हार्ट ने विश्लेषणात्मक और मानकीय विधि के संबंध में एक ऐसा नया सोचने का तरीका विकसित किया जिसमें बौद्धिकता और नैतिकता आलोचना दोनों का आधार प्रस्तुत किया। हार्ट ने विधिक प्रमाणवाद का सर्वाधिक क्रमबद्ध और शक्तिशाली कथन प्रस्तुत किया जिससे एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। यद्यपि हार्ट का अध्ययन कई अर्थों में हेंस केल्सन के अध्ययन से प्रभावित है, फिर भी इनका सिद्धांत केल्सन की इंद्रिय अंतर्दृष्टि कायम करते हुए उनकी विचारधारा में ज्ञान, अस्पष्टता और पूर्णता को दूर करने में सफल रहे। इन्होंने प्राथमिक और द्वितीय के नियमों के समेकन को विधिशास्त्र की कुंजी माना। विधिशास्त्र की मूल संकल्पना आधुनिक प्रमाणवादी पहलू में व्यक्त करने वाले प्राथमिक और द्वितीय नियमों का समेकन। हम हार्ट के विभिन्न कृतियों को देखें। ला लिबर्टी एंड मॉरलिटी 1963 में, द मॉरलिटी ऑफ क्रिमिनल लॉ 1965 में,
प्रकाशित हुई। यह आधुनिकता के पर्याय है। हार्ट एक तरह से भाषाई विश्लेषण के जन्मदाता हैं। उनकी विधि की विचारधारा में विधि और भाषा का संबंध स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। हार्ट का सिद्धांत शब्दों के अर्थ से संबंधित है और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है जो जैसे अधिकार रखने का क्या अर्थ है, या एक नियम या बंधन क्या है, विधि को उचित रूप में तब तक नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उस सैद्धांतिक परिवेश को न समझा जाए जिसमें वह उत्पन्न तथा विकसित होती रहती है। भाषा का खुला विन्यास है, लैंग्वेज ओपन टेक्सचर का इशू है। इसलिए शब्दों के अनेक अस्पष्ट अर्थ होते हैं, परंतु कुछ उपग्राह्य या अस्थायी स्थितियों या मामले आते हैं जिसमें यह अनिश्चित हो जाता है कि सब लागू होगा या नहीं। अतः प्रत्येक उत्पन्न होने वाले मामले में कोई निश्चित नियम पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं दे सकता। विधि और भाषा के संबंध वर्णन के कारण हार्ट के सिद्धांत को नव विश्लेषणात्मक और भाषाई विधि शास्त्र भी कहा जाता है। ऑस्टिन की तरह विधि और नैतिकता के पृथक्करण को हार्ट स्वीकार करते हैं और विधि जो है का वर्णन चाहते हैं। विधि जो होनी चाहिए उसका वर्णन नहीं करना चाहते। पूर्व प्रमाणवादियों की तरह इनकी हार्ट की अध्ययन पद्धति विश्लेषणात्मक है, परंतु पारंपरिक प्रमाणवाद में काफी परिवर्तन किया। ऑस्टिन के समावेश के प्रारंभ से सहमत है, परंतु इसके अंत से नहीं सहमत है। ऑस्टिन ने विधि और नैतिकता को अलग करते हुए विधि के समावेश के सिद्धांत का विकास
बड़ी कुशाग्रता से किया, परंतु बहुत ही असंतोषजनक विधि विधि के सिद्धांत के रूप में इसका अंत हुआ। यह असंतोषजनक सिद्धांत यह है कि इसके द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था बंदूकधारी की आज्ञा के प्रभाव से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। ऑस्टिन दो कारणों से गलत साबित हुए। पहला, उन्होंने नियम की विधितर केंद्रीय संकल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रखा, और दूसरा, विधि का सिविल लॉ के मॉडल को स्वीकार न करके क्रिमिनल लॉ के मॉडल को स्वीकार किए। वास्तव में लॉ का मॉडल अवरोधक या बलपूर्वक कुछ रोकने से नहीं है, जो आपराधिक विधि का मॉडल मानता है। विधि का मॉडल सिविल लॉ का मॉडल होना चाहिए, जो लोगों को कुछ करने में सहायक होता है। हार्ट ने सिविल लॉ का मॉडल स्वीकार किया, जो समस्याओं का निराकरण करता है, विधि को नियमों की व्यवस्था मानना और ऐसे नियमों की व्यवस्था जो बंधन अधरोपित करती है, मात्र समावेश के माध्यम से भय नहीं। ऑस्टिन की तरफ हार्ट ने भी विधि को अनैच्छिक माना। लॉ इज ए नॉन ऑप्शनल सब्जेक्ट, परंतु दोनों में भेद यह है कि ऑस्टिन की अनैच्छिकता फैक्चुअल है, जबकि हार्ट की अनैच्छिकता नॉर्मेटिव। यहाँ हार्ट केल्सन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। हार्ट का परंपरागत प्रमाणवाद दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि उन्होंने विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए विधि और नैतिकता और अंतर को कायम रखते हुए प्राकृतिक विधि सिद्धांत में निर्विवाद सत्य के मूल को स्वीकार किया। प्राकृतिक विधि
प्राकृतिक विधि की न्यूनतम अंतर्वस्तु को स्वीकार कर हार्ट ने यह माना साबित किया कि विधि मात्र उत्पीड़क नहीं है, बल्कि विधि एक सामाजिक प्रतिभास है। ला इज ए सोशल फेनोमेनन। विधि को वास्तविक सामाजिक व्यवहारों के संदर्भ में समझना चाहिए और समझा जा सकता है और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। प्राकृतिक विधि की न्यूनतम अंतर्वस्तु को अपनाने का तात्पर्य है कि हार्ट ने इस तथ्य को मान्यता प्रदान की है कि समुदाय के रूप में दीर्घजीवी रहने के लिए निश्चित नियमों का अस्तित्व आवश्यक है। इस मान्यता के लिए हार्ट ह्यूम के प्रभाव में मानव दशाओं, मानवीय दुर्बलता, समता, लगभग समता, सीमित परोपकारिता, सीमित साधन और सीमित बुद्धि एवं इच्छा शक्ति से प्रेरित। हार्ट की विचारधारा के लक्षण ये परिलक्षित किए जाए, उसमें 4 लक्षण प्रकट होंगे। पहला लक्षण हार्ट के दर्शन का है कि विधि नियमों की एक प्रणाली या व्यवस्था है। ला इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स। दूसरा लक्षण जो परिलक्षित हो हार्ट के दर्शन में वह है विधि प्राथमिक और द्वितीय नियमों का समेकन है। ला is a consolidation of primary rules and secondary rules. तीसरा लक्षण जो दृष्टिगोचर होता है विधि की नियमों पर आधारित है। चौथा लक्षण कहा जा सकता है हार्ट की दर्शन में विधिक व्यवस्था दीर्घजीवी बने रहने के लिए निश्चित नियमों का अस्तित्व परिहार्य है। सभी समाजों में सामाजिक नियम पाए जाते हैं। विधिक नियम और अन्य नियमों में
हार्ट द्वारा अंतर किया गया। जैसे हम लोग देखें कि हार्ट की दर्शन में सामाजिक नियम पाए जाते हैं। सभी समाज में, चाहे जैसा समाज हो, सब में एक सामाजिक नियम होता है, और सामाजिक नियम को उन्होंने सदाचार, खेल कूद के नियम और बंधन का उत्पन्न करने वाले नियम में विभाजित किया है। ऑब्लिगेशन उत्पन्न करने वाले रूल्स को उन्होंने फिर दो भागों में विभाजित किया, एक लॉ, दूसरी मॉरलिटी। फिर लॉ को उन्होंने डिवाइड किया, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल में विभाजित किया। सेकेंडरी रूल में उन्होंने 3 नियम पाया। पहला, रूल ऑफ अमेंडमेंट, परिवर्तन करने वाले नियम, न्याय निर्णय करने वाले नियम, मान्यता संबंधी नियम। नैतिकता को विधि से हार्ट भी पृथक रखते हैं। प्रत्यक्षता नैतिकता का विधि में योग्यता नहीं है, लेकिन जो प्राथमिक नियम है वो स्वयं में नैतिकता को अपने में समाहित किए हुए हैं। सेकेंडरी रूल्स को अमेंडमेंट करने के लिए, न्याय निर्णय करने के लिए और मान्यता प्रदान करने के लिए बनाया गया। हार्ट रूल ऑफ रिकॉग्निशन, हार्ट मान्यता के सिद्धांत को मानते हैं। जैसे बेंथम कमांड और यूटिलिटी को मानते हैं, ऑस्टिन कमांड सैंक्शन से गवर्न करते हैं अपने दर्शन। उसी तरह एक सामाजिक समूह के पास नियम होते हैं। नियम है, उससे 2 बातें परिलक्षित होती और उन्हें समझनी होगी। पहली, उस समूह के सदस्य सामान्यतः कुछ क्रिया करते हैं, यह विधि का बाह्य पहलू है। हार्ट के अनुसार यह मात्र आदत का द्योतक है। दूसरा, नियम का आंतरिक पहलू अवश्य होना चाहिए। यह प्रश्नगत व्यवहार के संबंध में समूह के, कम्युनिटी के अधिकांश मैक्सिमम लोगों द्वारा अपनाया जाने वाला आलोचनात्मक प्रतिबिंबित दृष्टिकोण। विधि का यह आंतरिक पहलू समाज के मान्य व्यवहार से अलग आचरण करने वालों या इसकी धमकी देने वालों से संगतता की मांग पर
समुदाय के सदस्यों द्वारा की गई आलोचना के माध्यम से प्रकट होता है। मानकीय भाषा में आंतरिक नियम अपेक्षा करता है आपको ऐसा करना चाहिए, आपको यह अवश्य करना चाहिए और यह उचित है या अनुचित है। हैरिस ने इसे नियम स्थिति और अन्य विधिशास्त्रियों ने इसे सामाजिक नियम का सिद्धांत कहा। सामाजिक नियम को सामाजिक नियम के बंधनकारी भाग को प्राथमिक और द्वितीयक नियमों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक नियम मूल या प्राथमिक नियम माना जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा मानव प्राणियों से कुछ क्रियाओं से विरत रहने की करने या विरत रहने की अपेक्षा की जाए, चाहे वे इसे चाहते हो करना या विरत रहना या न चाहते हो। नियम से द्वितीयक नियम द्वितीयक नियम प्राथमिक नियम का सहायक है। इनका कार्य यह बताते हैं, इनका कार्य यह स्पष्ट करना कि मानव प्राणी कुछ करने या कहने के माध्यम से नए तरह के प्राथमिक नियमों को उत्पन्न करते हैं। पुराने नियमों को समाप्त या संशोधित करने या विभिन्न तरीकों से उनके लक्षणों निश्चित करते हैं। यह उनके प्रयोग को नियंत्रित करता है। दोनों नियमों में मुख्य अंतर यह है कि प्राथमिक नियम कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, जबकि द्वितीयक नियम लोक या प्राइवेट प्रकृति की शक्ति प्रदान करते हैं। प्राथमिक नियम ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जो शारीरिक मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट या उसमें परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, जबकि द्वितीयक नियम मूवमेंट से रिलेटेड जो
शारीरिक संचलन, गति या परिवर्तन के बारे में न होकर कर्तव्यों या बंधन या दायित्वों का सृजन करते हैं, परिवर्तन के वाहक होते हैं। मानवीय सामाजिक आचरण मुख्यतः नियमों से शासित होता है। ये नियम हमें यह बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में लोगों को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि पूर्व विधिक समाजों में, जो प्रिमिटिव सोसाइटी, किसी न किसी तरह के नियम की आवश्यकता होती है। आदिम समाजों में भी नियमों की आवश्यकता होती है। इस तरह के समाजों में जो नियम पाए जाते हैं उन्हीं को हार्ट में प्राथमिक नियम, प्राइमरी रूल कहा जाता है। प्राथमिक नियमों से तात्पर्य उन नियमों से है जो किसी समुदाय के लोगों को निर्देशित करते हैं कि एक निश्चित परिस्थिति में उन्हें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन नियमों का कार्य लोगों के ऊपर कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करना होता है। प्राथमिक नियमों द्वारा दायित्व या कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करने का आशय है कि वे आलोचना या औचित्य प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राथमिक नियम प्राथमिक समाजों में पाए जाते हैं, जिनमें विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। इसे बंधन संबंधी प्राथमिक नियम इसलिए कहा जाता है कि समाज को मत ऐसे प्राथमिक नियमों के साथ रहना है तो कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि किसी न किसी रूप में नियमों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वे हिंसा, चोरी या धोखे के स्वतंत्र प्रयोग पर प्रतिबंधित करें, क्योंकि मानव प्रकृति ऐसा करने को उत्साहित रहती है, परंतु यह उन्हें एक दूसरे साहचर्य में साथ साथ रहना है। उन्हें ऐसी भावनाओं को बदलना,
दूसरी शर्त है कि समाज में विधि के मानने वाले और विधि के उल्लंघन करने वालों के बीच टेंशन हो सकता है, लेकिन फिर भी विधि के उल्लंघन करने वाले और की संख्या मानने वालों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उल्लंघन करता बहुमत में हो गए तो सामाजिक दबाव का भय समाप्त हो जाए। प्राथमिक समाजों में भी बहुमत नियम के आंतरिक पहलू के अनुसार रहता है, यद्यपि कुछ विधि के उल्लंघन करने वाले भी हर समाज में पाए जाते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि प्राथमिक नियमों के अंतर्गत केवल रक्त संबंधी समान मनोवृत्ति और विश्वास के बंधन में बंधे और इस तथा स्थिर वातावरण में रहने वाले सफलतापूर्वक रह सकते हैं। अन्य दशाओं में सामाजिक नियंत्रण का यह सरल प्रारूप त्रुटिपूर्ण साबित होगा और विभिन्न तरीकों से उसे संपूरित करना होगा। यह जटिल समाज में प्राथमिक नियमों को लागू करना पड़े तो इसमें तीन आ सकती हैं। तीन कमियां परिलक्षित होंगी। पहली, नियमों के बारे में अनिश्चितता होगी। दूसरी कमी होगी, नियम स्थिर प्रकृति के होंगे। और तीसरी कमी जो परिलक्षित होगी कि नियमों में अदक्षता होगी। अनिश्चितता उपरोक्त तीनों कमियों का निराकरण हार्ट ने द्वितीय के नियमों को लागू करके किया। प्राथमिक नियमों के कारण जहां अनिश्चितता, स्थिरता और अदक्षता पाए जाते हैं, इन कमियों को दूसरी तरह के नियमों से संपूरित किया जा सकता है, जिन्हें द्वितीय नियम कहा जाता है। प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए उपचार का अपनाया जाना, स्वयं पूर्व विधिक समाज से विधिक समाज की तरफ प्रगति की तरफ कदम है, क्योंकि प्रत्येक उपचार के साथ अनेक तत्व आते हैं जो विधि का प्रसार करते हैं। इसलिए एक साथ तीनों उपचार निश्चय ही प्राथमिक नियमों को नेतिवाद
विधिक व्यवस्था में परिवर्तित करने के पर्याप्त है। उपचार नियमों को अपनाने से अभिप्रेत है कि जो निश्चित रूप से एक दूसरे से भिन्न है और ये बंधन के प्राथमिक नियमों से भी भिन्न है, जिन्हें वो संपूर्णित करते हैं। फिर भी उनमें समान लक्षण पाए जाते हैं। उन्हें विभिन्न तरीकों से आपस में एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस तरह द्वितीयक नियम प्राथमिक नियमों के बारे में नियम है। इन दोनों नियमों में द्वितीयक नियम स्वयं प्राथमिक नियम से संबंधित है। इसलिए द्वितीयक नियम के बारे में कहा जाता है या नियमों के बारे में नियम, रूल्स अबाउट रूल्स, जिसमें मान्यता संबंधी नियम है, संशोधन संबंधी नियम है, निर्णय संबंधी नियम है। मान्यता का नियम विधिक व्यवस्था की नींव, हार्ट के दर्शन, प्रमाणवादी विचारधारा द्वारा स्थापित संप्रभुता के ऊपर आदतन अनुपालन के रूप में विधिक प्राधिकारिता की स्वीकारोक्ति के कारण गंभीर परिणाम उत्पन्न हुए। आदतन पालन के कारण बल्कि नियम विधिक व्यवस्था के वैध सदस्य तभी बन सकते हैं जब वे मान्यता के नियम के द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। हार्ट के अनुसार मान्यता के नियम की विद्यमानता के बारे में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। यह दूसरे नियमों को विद्यमानता प्रदान करता है, परंतु उसकी विद्यमानता विधिक व्यवस्था के आधार के रूप में मान्य होती है। हार्ट ने मान्यता का नियम न तो वैध बनाया है, न ही अवैध हो सकता है। यह साधारणतया इस तरह के प्रयोग के लिए उचित रूप से स्वीकार नहीं है। इसकी विद्यमानता कल्पित या पूर्व अनुमानित है, परंतु प्रकटित नहीं की जा सकती। It is assumed but cannot be demonstrated. इस तरह हम सब देखते हैं
मान्यता संबंधी नियमों में हार्ट ने काफी नम्रता स्वीकार की। विधिक व्यवस्था मान्यता का नियम अपवादित मामलों में भी नियम के रूप में निर्धारित होता है। अधिकांशतः मान्यता का नियम वर्णित नहीं होता है, परंतु इसका अस्तित्व उसी तरह दर्शित होता है जिस तरह विशिष्ट नियमों के न्यायालय द्वारा अन्य अधिकारियों द्वारा प्राइवेट लोगों या उनके सलाहकारों द्वारा पहचान की जाती है। आधुनिक प्रमाणवादी विचारक होने के कारण हार्ट ने प्रमाणवाद के मूल सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए पूर्व की कमियों का परिमार्जन कर विधिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया। नियमों की व्यवस्था के रूप में विधि की व्याख्या विधिक व्यवस्था को विधि के आज्ञात्मक और समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं के बीच पुल का कार्य किया। इसके लिए हार्ट ने ऑस्टिन के समादेश के सिद्धांत के एक पक्षीय स्वरूप को अस्वीकार कर विधि से उत्पीड़न का तत्व निकाल कर मान्यता का सिद्धांत अपनाया, जो स्वयं में एक सामाजिक तथ्य है। दूसरी तरफ हार्ट ने विधिक व्यवस्था के आवश्यक लक्षण के रूप में विधि की सामाजिक मान्यता और अनुपालन संबंधी सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की। हार्ट का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उनके आधुनिक प्रमाणवादी विचार में विधि शास्त्रीय जगत में एक नया दर्शन दिया, जिसने विभिन्न दृष्टिकोणों से नवीन विधिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श एवं अध्ययन पद्धति को बढ़ावा दिया। इस तरह विधिक बहस के कई मुद्दे तिरोहित हो गए, जिनका अभी तक समाधान नहीं मिल पा रहा। उनको एक संपूर्ण विधिक प्रणाली
इस तरह से अब अगर हम देखें कि जब नैसर्गिक विधि विचार शाखा जिसमें डिवाइन लॉ और केवल डिवाइन लॉ था, उससे जिस दृष्टिकोण को बदला गया, डिवाइन लॉ से तात्पर्य कि जो सोच की पद्धति थी वो धार्मिक थी, वो नैतिक थी। विधिक प्रमाणवाद के पूर्व सोचने का नजरिया, सोचने का तरीका, सोचने की विषय वस्तु सब डिवाइन और रिलीजियस थी। लेकिन विश्लेषणात्मक प्रमाणवादियों के महान विद्वानों ने, जिनमें बेंथम, ऑस्टिन और केल्सन और हार्ट को आत्मसात किया जाए तो एक ऐसा दर्शन प्राप्त हुआ, एक ऐसी प्रणाली प्राप्त हुई, एक ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त हुआ जो पूर्व में स्थित व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता परस्पर विरोधी विचार दृष्टि। बेंथम ने इस तरह से हम लोग लीगल पॉजिटिविज्म को समझने का प्रयास किए। अब हम लोग 27 तारीख को सोशल इंजीनियरिंग के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।